हेलो प्यारे बच्चों, आज के लेक्चर में हम ग्रेविटेशन देखेंगे और ग्रेविटेशन में देखने वाले हैं ग्रेविटी को। ठीक है, हम ये समझेंगे कि ग्रेविटी होता क्या है। तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। देखिए, अगर हम ग्रेविटी की बात करें तो ग्रेविटी को डिनोट किया जाता है जी से। ठीक है, अच्छा, इसे हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। थोड़ा हमें इसी के बारे में कुछ चीज़ें डिस्कस करनी है। ठीक है, चलिए समझते हैं इसको। अगर हम ग्रेविटी की बात करें तो आप ऐसे मान लीजिए कि कोई, ये सपोज कर लीजिए, चलिए ये ग्राउंड है। ठीक है, अगर किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ पे छोड़ते हैं, किसी हाइट पे है, और किसी हाइट या किसी बिल्डिंग से अपन किसी ऑब्जेक्ट को जब फेंकते हैं, फेंकते नहीं, बस ऐसे छोड़ते हैं, तो ग्राउंड तक आ जाता है। तो ऐसा क्या कारण है कि वो ऑब्जेक्ट ग्राउंड की तरफ आता है, ऊपर नहीं जाता है। ठीक है, इन्हीं सारी चीज़ों को अपन सीखेंगे। तो देखिए, इसके ऊपर एक फोर्स लगता है हमेशा अर्थ के कारण। तो किसी भी बॉडी के ऊपर अर्थ हमेशा एक फोर्स लगाती है अपनी तरफ। ठीक है, और इसी फोर्स का नाम होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, अब इसके आगे समझिए। अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो समझ में आ गया कि ऑब्जेक्ट इसके कारण आ रहा है, लेकिन एक और कारण होता है। इस ऑब्जेक्ट का तो मास m होता है और हमें पता है कि F = ma होता है। ठीक है, तो मास तो फिक्स है, लेकिन एक और कारण होता है एक्सेलरेशन। ठीक है, तो देखिए, बॉडी जो है किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है a के एक्सेलरेशन से। ठीक है, सॉरी, g के एक्सेलरेशन से। तो जो बॉडी है, जो अर्थ है, किसी भी बॉडी को नीचे की तरफ खींचती है जी से। ठीक है, और इसी को बोला जाता है ग्रेविटी, या इसी को बोलते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ग्रेविटी के कारण ही ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आता है। तो आप क्या बोलेंगे कि जिस फोर्स के कारण, सॉरी, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि अर्थ एक फोर्स लगाती है, ठीक है, अपनी तरफ, उसको ग्रेविटी भी बोलते हैं, ग्रेविटी भी बोल सकते हैं ऐसा। लेकिन अगर इसका स्पेशल नेम दिया जाए तो ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो खैर ये बात आपको समझ में आ गई। चलिए कुछ चीज़ें इसके बाद और देखते हैं। ठीक है, अच्छा, एक और चीज़ था कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज़ कॉल्ड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। मतलब अगर हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यानी जी की बात करें तो हम ये बोलेंगे कि जो जी आता है केवल एक ही केस पे आता है। हम बोलेंगे यहाँ पे कि एक्सेलरेशन, ये क्या चीज़ है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये क्या चीज़ है, एक्सेलरेशन है ग्रेविटी के कारण। ठीक है, बात समझ में आई। चलिए, अगर ये चीज़ आपको समझ में आ गई तो इसके बाद अपन कुछ और पॉइंट्स देखते हैं। जैसे अपन ये जानना चाहते हैं कि मान लीजिए दो ऑब्जेक्ट्स हैं या दो चौक ले लें। आप इन चौक के ऊपर थोड़ा कंसंट्रेट करिएगा। ये छोटा चौक है या बड़ा चौक है। अगर इन दोनों चौक्स को ऐसे गिराते हैं, आपको ये पता है कि इसका मास ज़्यादा होगा, इसका कम होगा, ये तो कंफर्म है। अगर हम इन दोनों को किसी हाइट से गिराएं, सेम हाइट से गिराएं, तो हम ये जानना चाहते हैं कि ग्राउंड तक जल्दी कौन पहुँचेगा और देर से कौन पहुँचेगा। ठीक, ये हम जानना चाहते हैं। तो देखिए, इसके लिए एक एयर रेजिस्टेंस लिया गया था। मतलब नॉर्मली एयर रेजिस्टेंस की बात की गई है यहाँ पे। फिर उसी को आइडियल मानते हुए और भी केस को अपन डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो एयर रेजिस्टेंस के अंदर क्या किया गया कि जैसे इन दोनों को ऐसे छोड़ा गया। ठीक है, तो जब छोड़ा गया इन दोनों को, तो ये ग्राउंड तक जब पहुँचे तो टाइम सेम था, उसके अंदर टाइमर भी लगा था। तो दोनों सेम टाइम पे ग्राउंड पे पहुँचे, जबकि एक भारी था, एक हल्का था। तो ये हुआ कि अरे ये क्या कारण है, मतलब ऐसा क्यों हो गया। तो देखिए, जो अर्थ है उसके पास जो पावर यानी कि जो शक्ति है वो ये वाली है। ठीक है, वो इसी से किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है और कोई कारण नहीं होता है। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स तो लगाती है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्टिव होता है वो जी होता है। तो जी के कारण ही कोई भी चीज़ ग्राउंड तक सेम टाइम इंटरवल में पहुंचती है। चाहे वो पार्टिकल, मतलब कई पार्टिकल्स की बात हो रही है, चाहे उसमें से कोई भारी हो कोई हल्का हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बात समझ में आई। चलिए, अब एक चीज़ और देखिए
यही कारण होता है कि अगर कोई बॉडी नीचे से ऊपर जा रही है और ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है तो उनके स्पीड को घटाता या बढ़ाता है। ठीक है, उसे भी समझिए। जैसे अगर मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट को हम फेंक रहे हैं डाउन टू अप, ठीक है, जब किसी पार्टिकल को अपन ग्राउंड से ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो क्या केस देखने को मिलता है, क्या स्पीड बढ़ती है, स्पीड घटती है। ठीक है, अगर घटती है तो क्यों घटती है, क्या कारण होता है। तो इसके पहले आप ये समझ लीजिए कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो होता है वो हमेशा नीचे की तरफ लगता है। ठीक है, ग्राउंड की तरफ हमेशा लगता है और ग्राउंड को नीचे अपन मानेंगे। तो हम बोल रहे हैं कि जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है ये हमेशा ग्राउंड की तरफ लगता है। और आप सबको एक बात पता है कि जो एक्सेलरेशन होता है ये अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में लग रही है, यानी कि अगर ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में हो जाए तो उसकी स्पीड या वेलोसिटी को बढ़ा देता है, उस पार्टिकल की स्पीड को बढ़ा देता है। अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों सेम डायरेक्शन में हों, हम बोल रहे हैं कि ये वेलोसिटी है और ये एक्सेलरेशन है, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में हों तो उस पार्टिकल की स्पीड या वेलोसिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज कर जाती है, वेलोसिटी इंक्रीज कर जाती है। ठीक है, लेकिन अगर वही बोल दें कि वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, मतलब पार्टिकल जो है वो इधर जा रहा है, लेकिन जो एक्सेलरेशन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो हम बोल रहे हैं कि v इधर है और a इधर है। तो जब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में रहते हैं ना, तो उस टाइम स्पीड घट जाती है। स्पीड क्या होती है, घट जाती है। यानी कि पार्टिकल अगर इस डायरेक्शन में जा रहा हो और उसके ऊपर एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में लग रहा हो तो उसकी स्पीड घट जाती है। ठीक है, तो अब इसी चीज़ को ध्यान रखिएगा कि अगर पार्टिकल कोई है, इसको हमने फेंका और पार्टिकल यहाँ तक पहुँच गया, ठीक है, और यहाँ तक पहुँच के ये रेस्ट में आ गया। किस में आ गया, रेस्ट में, और इसको u से फेंका गया था। ठीक है, तो आप ऐसा समझ लीजिए इसे u1 से फेंका गया था। तो हुआ क्या कि जैसे इसको हमने फेंका तो फाइनली ये रेस्ट पे आया। लेकिन ऐसा क्या कारण है कि ये रेस्ट पे आया, तो हम बोल रहे हैं कि हमने ऑब्जेक्ट को इस डायरेक्शन में स्पीड या वेलोसिटी प्रोवाइड की, लेकिन जो एक्सेलरेशन यानी कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है वो कौन सा है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, वो अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है लेकिन एक्सेलरेशन जब नीचे लग रहा है तो यहाँ पे हमने अभी अभी देखा कि स्पीड क्या होगी, डिक्रीज करेगी। तो देखिए ये फिक्स होता है, जी हर जगह लगता है, लेकिन इसकी वैल्यू ये इसके ऊपर इतना इफेक्ट डाल देती है टाइम के साथ कि धीरे 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 इसकी स्पीड कम होते 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 रेस्ट पे आ जाती है। अगर मान लो कि इसका u1 है, इसका u2 है, इसका u3 है, ये u4 है, ये u5 है, इस तरीके से स्पीड मान लेते हैं। तो आपसे अगर कभी पूछा जाए कि बताइए u1 ज़्यादा होगा कि u2 की, u3 की, u4 की, u5, तो आप कहेंगे कि जो u1 होगा वो सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, u2 से भी, u3 से भी, u4 से भी और u5 से भी। तो कहने का मतलब ये है कि इसकी स्पीड इससे ज़्यादा होगी, इसकी स्पीड इससे ज़्यादा होगी, इसकी स्पीड इससे ज़्यादा होगी। आप देख रहे हैं फाइनली रेस्ट में ही आ गया है। ठीक है, तो खैर इन बातों को आप ध्यान रखेंगे। कारण बस यही होता है जी के कारण ये पार्टिकल की स्पीड धीरे 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 कम होते होते जाके रुक जाती है फाइनली। ठीक है, उसी तरीके से चलिए अब देखते हैं अपन कि अगर पार्टिकल को अप टू डाउन कर रहे हैं, मतलब ऊपर से पार्टिकल को नीचे की तरफ छोड़ा जा रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ क्या किया गया था, फेंका गया था, लेकिन ऊपर से हम छोड़ते हैं। तो जब हम पार्टिकल को छोड़ते हैं, ये ग्राउंड रहा, तो पार्टिकल धीरे 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 यहाँ पहुँच गया। ठीक है, और यहाँ फाइनली की अगर बात करें, मान लेते हैं इधर भी बना लेते हैं अपन, कई स्पीड बना लेते हैं, कई वेलोसिटी बना लेते हैं। शुरुआत में ये पार्टिकल रेस्ट पे था, ठीक है, इसको ऐसे ड्रॉप करते हैं, इसको हमने क्या किया, ड्रॉप किया। जब भी ड्रॉप की कंडीशन आएगी तो आप हमेशा समझेंगे कि अगर पार्टिकल को ड्रॉप किया जा रहा है मतलब पार्टिकल को रेस्ट से छोड़ा जा रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पे बात कर लें कि u1 है, यहाँ पे u2 है, यहाँ पे u3 है और यहाँ पे u4 है, हम ये जानना चाहते हैं कि पार्टिकल किधर की तरफ मूव कर रहा है, इधर की तरफ।
ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन किधर लगता है, नीचे की तरफ, ठीक है। तो जब दोनों सेम डायरेक्शन में हो, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में हो, तो पार्टिकल की स्पीड जो होगी वो क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। बात समझ में आ रही है। तो इसी तरीके से अगर देखा जाए कि रेस्ट में था, उसके बाद उसकी स्पीड कुछ बढ़ी और बढ़ी और बढ़ी और बढ़ी, तो समय के साथ इन पार्टिकल की स्पीड बढ़ते रहती है, अगर ऊपर से नीचे की तरफ छोड़ते हैं तो, ठीक है। तो अब देखेंगे क्या यहाँ पे कि अगर हम बात करें कि बताइए कि u1 की स्पीड ज़्यादा है कि u2 है कि u3 है कि u4 है, मतलब कौन सी स्पीड सबसे ज़्यादा है, यहाँ की कि यहाँ की कि यहाँ की कि यहाँ की। तो हम बोलेंगे कि जो फाइनली ग्राउंड तक पहुँचा है जिस स्पीड से, वो स्पीड u4 था, तो u4 की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी, इसके बाद u3 की, इसके बाद u1 की, ठीक है। तो हमें ये लग रहा है कि आपको इतनी बात समझ में आ गई है, ठीक है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मज़ेदार टॉपिक है, बस इसे आप ध्यान रखिएगा अच्छे से, ठीक है। अभी अपन बहुत सारी बातें करने वाले हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के बारे में या ग्रेविटी के बारे में, और भी वेरिएशन अपन देखेंगे कि क्या क्या वेरिएशन अपने को देखने को मिलता है, ठीक है। अब चलिए, जैसे एक आपको फ़ोटो दिखेगा, उस फोटो में आप देखेंगे कि कोई लड़की है, और देखिए वो लड़की जो पार्टिकल को ड्रॉप कर रही है वो कई पार्ट में है, मतलब उसकी टाइम के साथ स्पीड बढ़ते 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 आप देखिए जब ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं तो उसकी स्पीड और ज़्यादा बढ़ जा रही है, ऐसा दिख रहा है, बिल्कुल। चलिए अब हम बात करते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में कि किस तरीके से ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन निकाला जाएगा, प्रूफ कैसे किया जाएगा, थोड़ी अपन डिस्कशन इसके बारे में भी कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे। शुरू करें। हाँ, तो हम बात करने जा रहे हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के बारे में, या फिर इसी को देखिए हम बोल सकते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम ये भी बोल सकते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बात समझ में आ रही है। चलिए समझिए इसको। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे नॉर्मल अपन जनरल बात करते हैं, जैसे ये अर्थ है, ठीक है, और इस अर्थ का रेडियस आपको पता ही है RE है, ठीक है। इस अर्थ का मास जो है वो ME है, ये दे रखा है, ठीक। अब चलिए इसके बाद बात करते हैं कि एक पार्टिकल हमने ले लिया और इसी पे अर्थ सरफेस पे एक पार्टिकल लिया जिसका मास स्मॉल m है, ठीक है। अब हम ये देखना चाहते हैं कि ये ग्राउंड, ये अर्थ जो है वो अपने सेंटर की तरफ किस एक्सेलरेशन से इसको खींच रही है, ठीक है। या इस पार्टिकल को ना आप ऊपर भी रख सकते थे, लेकिन हम एक जनरल केस की बात कर रहे हैं, हम g की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं, हम उस रेफरेंस में इनकी वैल्यूज़ को पुट किए हैं, ठीक है। चलिए अगर बात करें ग्रेविटेशनल फोर्स की, तो आप ध्यान से समझिएगा कि नॉर्मली फोर्स की भी बात करिए कि हमने देखा था कि अगर दो पार्टिकल हैं, जैसे अर्थ हो गई फिर एक और पार्टिकल हो गया, इनके बीच कितना फोर्स लगता है, तो हमने देखा था कि ये होता था g, फिर इसका मास या फिर अर्थ का मास ले लीजिए, मास ऑफ अर्थ इनटू मास ऑफ दिस पार्टिकल अपॉन इन दोनों के बीच की डिस्टेंस। तो सेंटर से डिस्टेंस हमेशा डिसाइड करते हैं, तो सेंटर से इसकी डिस्टेंस किसके बराबर, RE के बराबर, तो हम लिखेंगे RE का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए हमने देखा है कि F इज़ इक्वल्स टू MA होता है, जब हम फोर्स पढ़ रहे थे तो उसमें हमने देखा था कि फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे बात की जाए कि ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें, यानी कि Fg की अगर बात करें, तो Fg इज़ इक्वल्स टू mg हो जाता है, क्योंकि अगर एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन जो होता है वो g के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। इसी को बोला जाता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये g है, ठीक है। तो आप क्या ध्यान रखेंगे कि F इक्वल्स टू ma तो होता है, वो स्ट्रेट लाइन केस के लिए होता है, ठीक है, ग्राउंड टू ग्राउंड की बात होती है। लेकिन अगर किसी पार्टिकल को ऊपर से ड्रॉप करें या नीचे से फेंक रहे हैं, तो जो एक्सेलरेशन है वो a के प्लेस पे g लिखा जाता है, और g क्या होता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है, ठीक है।
इसको अपन एक्सेलरेशन, नॉर्मल एक्सेलरेशन या लीनियर नॉर्मल एक्सेलरेशन बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसको ये स्पेशल नेम हो जाता है, जो जी है वो स्पेशल नेम हो जाता है, जिसे बोला जाता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि एफ जी इज इक्वल्स टू जी एम ई एम अपॉन आर ई का स्क्वायर होता है। एफ जी इज इक्वल्स टू एम इंटू जी, मतलब जिस पार्टिकल को हम लेते हैं ना बाहर से, जिस पार्टिकल को, वो मास होता है और उसके ऊपर जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है वो जी होता है, ठीक है। यहाँ पे हम ये पुट कर सकते हैं, तो इसको आप फर्स्ट मान लीजिए, इसको सेकंड मान लीजिए। आप बोलेंगे इसमें कि सेकंड, या फिर ऐसे पुट सेकंड इन फर्स्ट, ठीक है, ये चीज़। तो आप एफ जी के प्लेस पे पुट करेंगे एम जी इज इक्वल्स टू जी एम ई एम अपॉन आर ई का स्क्वायर, ठीक है। देखिए एम से एम कैंसिल हो गया, बात समझ में आ रही है। अब देखिए आप सबको सारी वैल्यूज़ पता है कि जो g की वैल्यू होती है वो होती है 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 11, ठीक है। और ये होता था हमारा न्यूटन मीटर का स्क्वायर पर किलोग्राम का स्क्वायर, ऐसा ही कुछ होता था, ठीक है। अब देखिए इसके बाद हम बात करेंगे मास ऑफ अर्थ के। तो मास ऑफ अर्थ होता है 6 इंटू 10 की पावर 24 kg के बराबर, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं रेडियस ऑफ अर्थ की। तो ये होता है 6400 किलोमीटर, लेकिन बेटा हमें इसको किलोमीटर में नहीं मीटर में लिखना होता है, ठीक है। तो हम इसको लिखेंगे 6400 गुणे किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से डिवाइड करना पड़ता है, तो इतना हो गया, ठीक है। अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं कि 1 2 3, अगर 3 पॉइंट पे हम पॉइंट लगाएं तो ये लिख सकते हैं, लेकिन 1 2 3 तो हम लिख सकते हैं 10 की पावर 3, इतना आपको आना चाहिए। और 1000 को लिख सकते हैं 10 की पावर 3 इसको, ठीक है। तो इसे हम लिख सकते हैं 6.4 इंटू 10 की पावर 6, क्योंकि 3 और 3 पावर क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, तो इतने मीटर के बराबर हो गया। तो रेडियस ऑफ अर्थ हो गया इतना। अब देखिए इसमें सारी वैल्यूज पुट करेंगे तो g इज इक्वल्स टू आ जाएगी, g के प्लेस पे 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 11 इंटू मास ऑफ अर्थ। तो मास ऑफ अर्थ क्या है आपका 6 इंटू 10 की पावर 24, ठीक है, अपॉन में रेडियस ऑफ अर्थ तो 6.4 इंटू 10 की पावर 6 का स्क्वायर, ये हो गया, ठीक है। चलिए यहाँ पे वैल्यूज़ की बात करें तो देखिए 6.67 ये रहा, फिर इंटू ये कर दीजिए इंटू 6 इंटू ये देखिए 10 की पावर माइनस 11, 10 की पावर प्लस 24, तो 24 में से 11 घट जाएगा। ये आपको पता है कैसे होता है, बिल्कुल पता होना चाहिए, क्योंकि पावर क्या होता है, ऐड होता है। तो पावर जब ऐड होगा तो ये प्लस में और ये माइनस में, सो तो इसी तरीके से ऐड करेंगे। नीचे की बात करें तो ये लिखा है 6.64 इंटू 10 की पावर 6, इसको हम लिख सकते हैं स्क्वायर है तो 6.64 इंटू 6.4 इंटू 6.4 इंटू इसे हम लिख सकते हैं 10 की पावर 6 इंटू 10 की पावर 6, ठीक है। तो देखो अब क्या करेंगे इसके आगे कि 10 की पावर 6 और 10 की पावर 6 जुड़ के 10 की पावर 12 हो जाएगा, ठीक है, ये हम लिख सकते हैं। आगे देखिए पावर को ऊपर लेके चल रहे हैं, ठीक है, तो यहीं पे समझ लें अपन, ये प्लस में है, पावर ऊपर जाएगी तो किस में हो जाता है, माइनस में। तो यहाँ पे आप इसको हटा के यहाँ पे कर सकते हैं -12, ठीक है। अब देखिए इसको जब कट करेंगे, अभी पहले इसको सॉल्व कर लें। ये ऊपर बना 6.67 इंटू 6 इंटू, अब देखो 11 12 23 होता है, तो 24 में से आप क्या करेंगे 23 को घटाएंगे तो 1 बचेगा, तो यहाँ बच गया 10 की पावर 1 बटे में बचा 6.4 इंटू 6.4 ये बचा। तो जब आपस में इनको काटे पिटेंगे तो अप्रॉक्सीमेट में इसकी वैल्यू 9.8 आएगा। अरे हम बता रहे हैं इतना आएगा, ठीक है। तो अभी हमने क्या देखा कि जो g की वैल्यू है, यानी स्मॉल g की वैल्यू है, वो कुछ ना 9.8 के आसपास दिख रही है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि जो g है वो अप्रॉक्सीमेट में 9.8 है।
अच्छा, एक्सेलरेशन जो होता है, एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड की स्क्वायर। तो ये भी तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की भी यूनिट होगी मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। आपको बात समझ में आ गई? इस तरीके से अपन करेंगे, ठीक है। तो हमने ये देखा कि जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो 9.8 किस तरीके से आता है, ठीक है। तो ये प्रूविंग थी, आप इसे ध्यान से समझ लेना कि इसी तरीके से जी की वैल्यू कैलकुलेट की जाती है। जबकि हमने जब पीछे फोर्स हम पढ़ रहे थे, या आपने पढ़ा होगा, कहीं से भी पढ़ा होगा, तो फोर्स के टाइम अगर ग्रेविटेशनल फोर्स की बात हो रही थी तो जी की वैल्यू डायरेक्ट 9.8 ले लिया जा रहा था। लेकिन उस टाइम हमें बताया नहीं गया था, बस हमें ये बताया गया था कि बस इतना ले लेते हैं, जी की वैल्यू 9.8 होती है, इतना मान लेते हैं। और आपने भी उस दिन मान लिया, लेकिन आज आपने उसका प्रूफ देखा कि किस तरीके से इसकी वैल्यू 9.8 आती है। बात समझ में आ रही है? चलिए, अगर हम बात करें इसके बाद वेरिएशन की, ठीक है, हम ये जानना चाहते हैं कि जैसे अगर किसी पार्टिकल को ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, या फिर हम बोल दें कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू कहाँ पे वेरी करती है, किस तरीके से वैल्यू करती है। ग्राउंड सरफेस पे होता है, ग्राउंड सरफेस के ऊपर अगर जी की वैल्यू जी होती है, मतलब एक्सेलरेशन अगर, मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन अगर जी है, तो अगर उस सरफेस से हम कुछ सी हाइट पे चले जाते हैं तो क्या जी की वैल्यू घट जाती है, ये देखना है। फिर अगर हम अंदर चले जाते हैं, मतलब अर्थ के सरफेस नहीं, छेद के अंदर चले जाते हैं, गड्ढा खोद के, तो क्या जी की वैल्यू फिर भी वेरी करती है। ये सारी चीज़ें अपन देखने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, हम एक चीज़ और देखेंगे कि अर्थ जब रोटेट करती है ना, रोटेशन के कारण भी जी में चेंज होता है, ठीक है। अर्थ के घूमने के कारण भी जी में चेंज आते हैं। इन्हीं सारी चीज़ों को हमें डिस्कस करना है, ठीक है। चलिए, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, एकदम मज़ेदार टॉपिक है। अब हम बात करेंगे वेरिएशन ऑफ जी के बारे में। सॉरी, ये है वेरिएशन ऑफ जी, स्मॉल जी, वेरिएशन ऑफ जी, ठीक है। आगे समझिएगा इसमें। जैसे एक आइडियल केस मान के चल रहे, इसी से हम सब कंपेयर करेंगे। एक पार्टिकल है जो यहाँ पर है, ठीक है, इससे r डिस्टेंस पर है, इसका मास कैपिटल M है, इस पार्टिकल का मास स्मॉल m है। हम ये देखना चाहते हैं दोनों के बीच में कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। तो देखिए, हमने देखा था कि जो g होता है वो g इंटू इस पार्टिकल का मास नहीं, इस जो बड़ा वाला पार्टिकल है जिसके ऊपर देख रहे हैं, मतलब जिसके कारण देख रहे हैं, वो मास अपॉन अब दोनों पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस r का स्क्वायर। ये हम एक आइडियल केस मान के चल रहे हैं, ठीक है, कि ये होगा। अब वेरिएशन देखेंगे इसके बाद। जैसे हम फर्स्ट की बात करें कि एट हाइट, ग्राउंड और सरफेस से बात कर रहे हैं, एट हाइट h, मान लो कि आप क्या कर रहे हो कि ये ग्राउंड आपका है, अर्थ है, ठीक है, आप इसको अर्थ ले लो, ये अर्थ है, तो ये मास ऑफ अर्थ, ये मास ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ, ये हो गया, ठीक है। अगर ये अर्थ है तो इसका रेडियस कितना होगा, RE होगा। तो आप ना ऐसे समझिएगा कि इसके सेंटर से ये सरफेस RE है, ये हो गया। अब यहाँ से ना ये अर्थ सरफेस है, अर्थ सरफेस से अपन किसी हाइट पर जाते हैं, अर्थ सरफेस से किसी हाइट पर जाते हैं और वो हाइट h है, ठीक। और ये पॉइंट हम P मान ले रहे हैं और ये आपका सेंटर O मान ले रहे हैं। अब हम ये देखना चाहते हैं कि क्या यहाँ पे G की वैल्यू कम होगी, ज़्यादा होगी, वेरी करेगी कि नहीं करेगी, इन चीज़ों के बारे में देखने जा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, इसके हिसाब से अगर ये मास ऑफ अर्थ हो गया तो हम बोलेंगे कि मास की वैल्यू की, मास की बात करें तो मास यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, ME। हम इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, अर्थ के मास की बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे G निकालते वक्त इसी मास को यूज़ किया गया है, ठीक है। तो G इज इक्वल टू G इंटू ME अपॉन इसका रेडियस RE का स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। अगर हम बात करें डिस्टेंस की, तो अब देखिए, अगर डिस्टेंस को हम बोल दें कि डिस्टेंस स्मॉल r है, ठीक है, लेकिन स्मॉल r की वैल्यू क्या है, सेंटर से, ये डिस्टेंस को आप ऐसे ले लो कि जो डिस्टेंस है
वो ओ से पी डिस्टेंस है यानी ओ पी के बराबर है, तो ओ पी की वैल्यू क्या है, तो ओ पी की वैल्यू अगर ए इसको मान लें तो ओ ए प्लस ए पी, तो इसको बोलेंगे ओ ए प्लस ए पी ये है। अगर आप खुद देखिए ओ से ए की डिस्टेंस कितनी है, आर ई के बराबर है, प्लस ए से पी की डिस्टेंस कितनी है, एच के बराबर, तो ये एच हो गया। तो आर ई प्लस एच हो गया ये डिस्टेंस, मतलब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आर ई प्लस एच हो गया। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बात करेंगे स्मॉल जी की। तो अब सारी वैल्यूज पुट करिए, जी इज इक्वल्स टू जी, अच्छा इसको जी डैश मान लेते हैं। हम ये मान लेते हैं कि इसके ऊपर जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लगेगा वो जी डैश होगा, ये हम मान ले रहे हैं कि इसके ऊपर जी लगेगा नीचे की तरफ। तो जी डैश इज इक्वल्स टू जी इंटू मास किसका रहेगा, देखो मास इस पार्टिकल का नहीं होता है, मास हमेशा इस अर्थ का होता है, तो हम लिखेंगे मास ऑफ अर्थ। ठीक है, अपॉन में डिस्टेंस, तो डिस्टेंस क्या है, ओ पी का स्क्वायर, तो हम लिखेंगे ओ पी का स्क्वायर। ठीक है, तो जी इज जी डैश इज इक्वल्स टू आ जाएगा जी एम ई अपॉन ओ पी, और ओ पी के प्लेस पे आर ई प्लस एच अपन पुट करते हैं, तो ये होगा आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा। चलिए इसके बाद की अगर अपन बात करें, अब ये देखना चाहते हैं कि जी की वैल्यू घट रही है कि बढ़ रही है कि क्या हो रहा है। आप एक बात ध्यान रखिएगा यहाँ पे। अब चलिए यहाँ पे ये केवल आर ई है यानी कि रेडियस ऑफ अर्थ है, तो नीचे की वैल्यू अगर घटेगी, अगर नीचे की वैल्यू घटेगी मतलब अगर इसके न्यूमरेटर की बात करें, इसके नीचे वाले पोर्शन की बात करें, तो नीचे वाले पोर्शन की वैल्यू अगर घटे तो ओवरऑल इसकी बात करें या ओवरऑल की बात करें तो ओवरऑल बढ़ेगी, तो ओवरऑल क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा। हम क्या बोल रहे हैं कि अगर इसकी वैल्यू घटे तो ओवरऑल क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन अगर इसकी वैल्यू कहीं बढ़ी, नीचे वाले की वैल्यू अगर बढ़ी तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। अब आते हैं यहाँ पे, इन दोनों की आपस में तुलना करते हैं और तुलना करके देखते हैं कि क्या हो रहा है। तो देखिए ये आर ई प्लस एच है, पहले तो केवल आर ई था नीचे, लेकिन अब है आर ई प्लस एच, यानी कि नीचे की जो वैल्यू है, ये नीचे की वैल्यू क्या हो गई है, बढ़ गई है। तो नीचे की वैल्यू बढ़ी है तो ओवरऑल वैल्यू आपकी क्या होगी, घटेगी। तो हम बोल रहे हैं कि जी डैश की वैल्यू जो है वो पहले से क्या हुई है, घट गई है। ठीक है, तो इसमें क्या चीज़ हम समझ रहे हैं, हम यहाँ इसमें ये चीज़ समझ रहे हैं कि अगर अर्थ सरफेस से हम ऊपर की तरफ मूव करेंगे तो जी की वैल्यू डिक्रीज करती है। ठीक है, किस तरीके से कितना करती है, तो ये आपको एच दे रखा होगा, जो एच दे रखा होगा वो इसके रेडियस से कंपेयर किया होगा। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। चलिए अब इसके बाद अपन देखते हैं कि अगर डेप्थ में जाते हैं, अर्थ के डेप्थ में जाते हैं, तो फिर जी के ऊपर फ़र्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है। ठीक, तो हम बोलेंगे यहाँ पे आप ऊपर की तरफ गए थे, अब हम जा रहे हैं डेप्थ में। ठीक है, अब देखिए जैसे ये अर्थ है, ठीक है, और इस अर्थ के रेडियस की बात करें तो ये आर ई है, इसके मास की बात करें तो ये एम ई है। लेकिन यहाँ पे आप अर्थ सरफेस से कुछ अंदर जा रहे हैं। ठीक है, और कुछ अंदर जाने का मतलब सपोज़ कर लीजिए आप यहाँ तक आ गए और जिस पार्टिकल को लेके जा रहे हैं उस पार्टिकल का मास m है। तो अब इस ओवरऑल अर्थ के मास की बात करें तो मास सेंटर के ऊपर होता है। अगर यहाँ से इसकी डिस्टेंस की बात करें और मान लें कि ये आप h डेप्थ नीचे आए हो, ठीक है, तो इनके बीच की ओवरऑल डिस्टेंस कितनी होगी, तो देखिए इससे अगर इसकी बात करें तो क्या आर ई के बराबर, मतलब इस स्फेयर का रेडियस कितना है, आर ई। ठीक है, तो अगर ये h निकाल दिया जाए तो ये डिस्टेंस आर ई माइनस एच होगा। हाँ बिल्कुल होगा। ठीक है, अब देखिए ये तो आपको दिख गया। इसके बाद बात करते हैं कि जब यहाँ पे आ जाते हैं तो जो अर्थ का मास है, यानी कि जो स्फेयर, अब नया स्फेयर बनेगा, अब बाहर वाले को आप हटाओ, बाहर वाले को आपको हटाना पड़ेगा, और ये जो अब बना ये एक नया स्फेयर बना है। ठीक है,
अब देखेंगे कि जो मास है, अब मास me नहीं रहेगा, अब me डैश हो जाएगा, क्योंकि अब इतने पोर्शन को ना आप छील के या काट के निकाल दो, जब निकाल दोगे तो इतना ही पोर्शन बचेगा, ठीक है। ये आलू मान लो, आलू को थोड़ा ज़्यादा छील दिया गया है, और कितना छीला गया है, h हाइट तक छीला गया, और छीलने के बाद बचा हुआ पोर्शन re माइनस h है, ऐसा सपोज कर लो। तो जितना पार्ट आप छांट के निकालेंगे तो मास भी तो निकलेगा। तो अब जब g की बात करते हैं तो अपन g डैश मान लें, तो यहाँ पे आप बोलेंगे g की वैल्यू डिक्रीज करती है। आप में डेरिवेशन नहीं है, इसीलिए डेरिवेशन के ऊपर कॉन्सेंट्रेट मत करिए, ठीक है, क्योंकि उसमें 3-5 और होने वाला है। मैथमेटिकल पोर्शन थोड़ा सा इसका आपको झेला देगा, तो कृपया आप में जब नहीं है तो ना झेलें। और g की बस आप डायरेक्टली याद रख लें कि g की वैल्यू क्या करती है, डिक्रीज करती है, अगर आप नीचे अंदर जाते हैं तब, ठीक है। तो ये भी बात आपको समझ में आ गई। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसके शेप के कारण, ठीक है। शेप के कारण बात कर रहे हैं कि शेप के कारण g के ऊपर फ़र्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है। तो देखिए शेप, अब अगर शेप की बात की जाए तो जो अर्थ है वो पूरा स्फेयर नहीं होता है, पूरा स्फेरिकल नहीं होता है, ठीक है। वो अंडे के आकार का होता है, आपको भी पता है, कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। और अरे ऐसे नहीं, ये थोड़ा सा आपका कुछ ऐसे होता है, ठीक है। कुछ ज़्यादा ही बढ़िया अंडा बन गया। चलो देखो, अब अगर हम बात करें इसको और इसकी बात करें, ठीक है, तो इसमें जो ये होता है ये बोला जाता है पोल, इसको क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं, और इसको बोला जाता है इक्वेटर, इक्वेटर, और ये होता है पोल, ठीक है। अब ये सेंटर रहा, तो ये अर्थ का सेंटर है, इसका मास me है, ठीक है। लेकिन अब ध्यान से समझिए, अगर सेंटर से इसके डिस्टेंस की बात करें तो हम बोलेंगे re, मतलब डिस्टेंस ऑफ इक्वेटर फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। और इसको बोल देंगे rp, इसको क्या बोल देंगे, rp बोल देंगे। बात समझ में आ रही है। तो अगर देखा जाए कि जो g की वैल्यू है, g की वैल्यू कहाँ पे, पोल के ऊपर, तो g की वैल्यू जो पोल के ऊपर आएगी वो आएगा GMe अपॉन, अब देखो अपॉन यहाँ से इसकी डिस्टेंस कितनी है, rp के बराबर, तो ये आएगा rp का स्क्वायर। उसी तरीके से अगर g की वैल्यू इक्वेटर पे देखा जाए तो आप लिखेंगे GE इज इक्वल्स टू GMe अपॉन में लिखेंगे RE का स्क्वायर, ठीक है। अगर देखा जाए RP और RE में, तो आप देखिए RP की वैल्यू कम है एज़ कम्पेयर टू RE, तो हम बोलेंगे कि RE की वैल्यू ज़्यादा है और RP की वैल्यू कम है। अब इन दोनों में तुलना करें, अगर इन दोनों में तुलना करें तो देखिए ये वैल्यू कम है, ये वैल्यू ज़्यादा है, तो अगर ये वैल्यू कम है तो ओवरऑल क्या होगा, ज़्यादा ही होगा, तो ये इंक्रीज कर जाएगा। ये वैल्यू ज़्यादा है तो ओवरऑल क्या करेगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो हम बोलेंगे कि जो पोल है, पोल के ऊपर जो g की वैल्यू है वो ज़्यादा होगी, और इक्वेटर की बात करें तो इक्वेटर पे जो g की वैल्यू हो वो कम होगी, ठीक है। तो हम बोलेंगे GP और GE में क्या रिलेशन आएगा, तो GP की वैल्यू ज़्यादा होगी और GE की वैल्यू कम होगी, ठीक है। तो शेप के कारण भी g के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। चलिए अब आप थोड़ा कंक्लूज़न देखिए, और ये आपको पूरा फोटो दिखेगा। अब इसमें देखिए कंक्लूज़न, जैसे बोल रहा है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ बॉडी, बोथ द हैवी एंड लाइट ऑब्जेक्ट फॉल एट द सेम रेट। कहने का मतलब ये है कि जो दो ऑब्जेक्ट हैं दोनों का मास अलग अलग है, तो जो आएंगे ग्राउंड पे जितना आने का रेट रहेगा दोनों का सेम होगा, क्योंकि g की वैल्यू सेम है, ठीक है। कहने का ये भी मतलब है कि g के ऊपर, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के ऊपर मास का कोई इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। ये फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड पॉइंट देखिए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज़ कांस्टेंट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। अर्थ सरफेस पर हर जगह g की वैल्यू फिक्स होती है, कांस्टेंट होती है, ठीक है। नेक्स्ट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन सरफेस ऑफ अर्थ हैज़ मैक्सिमम वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर
एंड इज डायरेक्टेड अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द बॉडी टू द सेंटर ऑफ अर्थ। ठीक है, आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर हम बात करें, ये अर्थ रहा, ठीक है, ये कोई ऑब्जेक्ट रहा, ये सेंटर रहा, तो ये अर्थ का सेंटर है, तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो जी लगता है ना, वो सेंटर की तरफ लगता है डायरेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ सपोज कर लीजिए आपने रखा है, तो जो जी लगेगा वो सेंटर की तरफ लगेगा डायरेक्ट। अगर आपने यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रख लिया है तो जी की वैल्यू सेंटर की तरफ ही लगेगा। ठीक है, तो हर जगह जी की वैल्यू कहाँ लगेगी? सेंटर की तरफ लगेगी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात कर रहे हैं। द वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेज एज वी गो हाई एबव द सरफेस ऑफ अर्थ और बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ एंड जी इज़ ज़ीरो एट द सेंटर ऑफ अर्थ। ठीक है, मतलब अर्थ के सेंटर पर जी की वैल्यू ज़ीरो हो जाती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि सेंटर की बात करें तो सेंटर पर जी की वैल्यू क्या हो जाती है? ज़ीरो। मतलब इस पार्टिकल को अगर आप सेंटर पर ला के रख दें तो जी की वैल्यू ज़ीरो के बराबर हो जाएगी। इतनी बातें आपको ध्यान रहेंगी। ठीक है, चलिए इसके बाद अपन बात कर लेते हैं डिफरेंस बिटवीन कैपिटल जी यानी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड स्मॉल जी यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। चलिए आप देखिए बोर्ड पे दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे हमसे बात कर रहा है, हमसे ये बोल रहा है कि कैपिटल जी और स्मॉल जी के बारे में थोड़ा बताइए। तो कैपिटल जी देखिए फर्स्ट पॉइंट लिखा है कि जी इज़ यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, स्मॉल जी की बात करें, फर्स्ट पॉइंट देखिए कि जी इज़ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसमें सेकेंड पॉइंट देखिए कैपिटल जी में कि इट इज़ स्केलर क्वांटिटी। मतलब अगर यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की बात करें तो ये स्केलर क्वांटिटी है। और वहीं पे अगर बात करें स्मॉल जी की तो सेकेंड पॉइंट देखिए इट इज़ वेक्टर क्वांटिटी या इट इज़ वेक्टर। मतलब जो एक्सेलरेशन होता है वो चाहे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हो या नॉर्मल एक्सेलरेशन हो, हर जगह मतलब जी कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। थर्ड पॉइंट की बात करें तो इट्स वैल्यू इज़ 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर का स्क्वायर पर किलोग्राम का स्क्वायर। ठीक है, इसमें अब बात करें थर्ड स्मॉल जी में तो इट्स वैल्यू ऑन सरफेस ऑफ अर्थ इज़ 9.8 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। फोर्थ पॉइंट की बात करें तो इट्स वैल्यू रिमेन कांस्टेंट एज वी गो एबव और बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, मतलब जी कैपिटल जी की बात कर रहा है, आप ऊपर नीचे पानी वानी कहीं चले जाओ, यानी कि आप ऐसे बोल सकते हैं कि जो कैपिटल जी की वैल्यू है वो आप अर्थ सरफेस पे हो, अर्थ सरफेस से नीचे हो, अर्थ सरफेस से ऊपर हो, हर जगह जी की वैल्यू क्या होती है? कांस्टेंट यानी फिक्स होती है। ठीक है, अब यहाँ पे आए फोर्थ पॉइंट स्मॉल जी में देखिए लिखा है कि इट्स वैल्यू डिक्रीजेज एज वी गो एबव और बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ। मतलब जो स्मॉल जी की वैल्यू है वो ऊपर जाओ या नीचे आओ वो हमेशा घटती जाती है। ठीक है, नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट की बात हो रही है कैपिटल जी में देखिए वैल्यू ऑफ जी रिमेन अनचेंज ऑन एनी प्लैनेट और सैटेलाइट, जी कैन नेवर बी ज़ीरो। बोल रहा है कि जो कैपिटल जी है ना वो हर जगह यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का मतलब यही है कि यूनिवर्स में आप चाहे कहीं भी चले जाओ कैपिटल जी की वैल्यू ज़ीरो, कैपिटल जे की वैल्यू कांस्टेंट होती है। ठीक है, और ये कभी ज़ीरो नहीं हो सकती है। अब आते हैं स्मॉल जी वाले में देखते हैं वैल्यू ऑफ स्मॉल जी चेंजेस एज वी गो टू सम अदर प्लैनेट और सैटेलाइट डिपेंडिंग ऑन द डायमेंशन ऑफ प्लैनेट और सैटेलाइट। द वैल्यू ऑफ जी इज़ ज़ीरो एट द सेंटर ऑफ अर्थ। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, इन पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना होगा, समझना होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद का पोर्शन हमारा न्यूमेरिकल पोर्शन है। अब न्यूमेरिकल के ऊपर अपन डिस्कस करेंगे।